नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। सिंगल क्लिक से जिले के 20,000 किसानों के खाते में मुख्यमंत्री शिवराज ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि की जारी। कोरोना संक्रमण की मार से सहमे मूर्तिकार, अत्याधुनिक कारीगरी और खूबसूरत शिल्पकारी का अनुपम उदाहरण है रीवा का वेंकट भवन। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण योजना अंतर्गत विगत दिवस भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के किसानों के खाते में राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से सीधा संवाद भी स्थापित किया। कलेक्ट्रेट के नैसी कच्छ में जिले के 5 किसानों को प्रतीक स्वरूप किसान सम्मान निधि का वितरण करते हुए जिले के 20,000 से अधिक किसानों के खाते में भी राशि को अंतरित किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रदेश में राशि की कमी होने के बावजूद खेती के विकास और किसान कल्याण के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। प्रदेश में किसानों के कल्याण की ऐसी लाइन खींची जाएगी जिसे कोई मिटा नहीं सकेगा। इस दौरान मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, त्योतर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, रीवा विधायक प्रतिनिधि राजेश पांडे, रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर इलैया राजा टी, उप संचालक कृषि यूपी बागरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है जलकी एवं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी से जानकारी के अनुसार। आज किसान कल्याण योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि की 3 किस्तें 6,000 रुपये दिया था, उसमें जो राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसका सिंगल क्लिक से रीवा के 40,000 किसानों को सीधे 2,000 रुपये उनके खाते में डाले गए हैं। उसी योजना का आज शुभारंभ हुआ है तथा कृषि विधेयक के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार पूर्वक बताया कि इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। जो अभी तक ये आरोप लगाए जाते थे कि एक किसान ही ऐसा है जो अपनी खेती का उत्पादन करने के बाद उसके मूल्य का निर्धारण दूसरे लोग करते हैं, ये नए विधेयक आ जाने के बाद से हमारे किसानों की जो खेती का मूल्य निर्धारण है वो किसानों के हाथ में आएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा यही होने वाला है और यही सारी बातों की चर्चा हुई। सबसे बड़ा विवाद एमएसपी को लेके है। सभी दल जो है एमएसपी को लेके कि एमएसपी खत्म की जाए। नहीं, एमएसपी पे अभी आपने देखा है किस तरह से हमारी केंद्र सरकार ने अरहर पे, मूंग पे, सरसों पे रेट बढ़ाने का काम किया है और गेहूं पर भी हमारी केंद्र सरकार ने रेट बढ़ाया है। एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां खुली रहेंगी, लेकिन किसानों को अपने फसल बेचने के जो माध्यम हैं वो बढ़ गए हैं। वो खेत से लेकर चाहे वो वेयर हाउस में बेचे, चाहे अपने खेत में बेचे, चाहे मंडी में बेचे, चाहे जहां बेचे, उसके लिए विकल्प बढ़ गए हैं किसानों से के लिए। इसलिए उनके जो मैंने पहले कहा कि वो अपना उत्पादन जो कर रहे हैं फसल, उसका रेट खुद तय करने का अधिकार किसानों के हाथ में इस विधेयक से मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा आगामी नवरात्रि त्योहार को लेकर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मूर्ति स्थापित करने गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत कार्यक्रम आयोजित करने प्रशासन से लिखित सूचना एवं अनुमति लेनी होगी। वहीं प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रतिमा का आकार 6 फीट सीमित कर दिया है, जबकि गरबा डांडिया को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है, जिसका असर कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे मूर्तिकारों पर पड़ा। रीवा के बैजू धर्मशाला सहित अन्य जगहों पर मूर्तिकारों द्वारा मूर्तियां बनाने का कार्य 5 माह पूर्व कर दिया जाता था, किंतु शासन की गाइडलाइन देर से आने के चलते जहां बड़ी प्रतिमाओं को प्रतिबंधित कर दिया, वहीं छोटी मूर्तियों से आमदनी भी कम होने के बाद 6 फुट की प्रतिबद्धता से नई प्रतिमाओं को बनाने का कार्य प्रारंभ किया। मूर्तिकार प्रिंस ने बताया कि पहले 500 से 600 मूर्तियों के ऑर्डर मिला करते थे, वहीं अभी तक 100 मूर्तियों के ही ऑर्डर बड़ी मुश्किल से मिल पाए हैं, जिसके चलते हम लोग भूखों मरने की स्थिति में आ गए हैं। प्रस्तुत है मूर्तिकार प्रिंस एवं कलेक्टर इलैया राजा टी से जानकारी के अनुसार। बस नवरात्रि की तैयारी चल रही है। आप तो देख ही रहे हैं, छोटी छोटी मूर्तियां बना रहे हैं। कुछ पुरानी मूर्तियां हैं पिछले साल की जो रखी हुई हैं। अभी 1 सितंबर को ये आया कि बड़े पंडाल लगेंगे, तो हम लोग 2, 4, 6 मूर्तियां बड़ी बना लिए कि चलिए 2 पैसा मिलेंगे उनमें। ये छोटी छोटी मूर्तियों में तो उतना नहीं मिलेगा, लागत ही नहीं निकल पाता उसमें। अब हमारा इसमें सरकार के द्वार से गाइडलाइन जारी हुआ है कि 6 फुट से ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं रहेंगी। फिर भी चलिए उनका काम बंद कर दिए, छोटी छोटी मूर्तियों में हम लोग काम चालू कर दिए। हमारे बाहर से कलाकार आते थे, वो भी नहीं आ पाए इस बार मतलब 75% लॉस है। आप देख ही रहे हैं, धर्मशाला में छोटी छोटी मूर्तियाँ चारों तरफ रखी हुई हैं। सरकार का पालन कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। बंगाल के कारीगर इस बार नहीं आए लॉकडाउन के कारण से।
सब बंद है। आपने कितनी मूर्तियाँ पिछले साल हमने बनाया था यहाँ पर 500 मूर्तियाँ, इस बार 100 मूर्तियाँ, वो भी सब छोटी छोटी हैं। शासन की गाइडलाइन के द्वारा काम चल रहा है। क्या नाम है? प्रिंस मूर्तिकार। हम किस प्रकार की सिचुएशन हैंडल करना है, जैसे त्यौहारें आ रही है, होम डिपार्टमेंट से ना स्पष्ट निर्देश है सभी प्रकार के ना पंडाल आयोजनों को एडमिनिस्ट्रेशन से पूर्व से अनुमति लेना होगा, अनिवार्य है। और मूर्ति का है ना हाइट है ना मैक्सिमम 6 फीट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आज हम लोग कोशिश करेंगे सभी मूर्तिकारों का है ना पुलिस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ये मैसेज अच्छे से है ना पहुँच जाए कि 6 फीट से ज़्यादा है ना मूर्तियाँ ना करें। एंड बंदाल की साइज़ भी है ना 10 बाई 10 ही होगा। आयोजन में मैक्सिमम है ना 100 लोगों को ज़्यादा है ना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इवन विसर्जन वगैरह का भी है ना अनुमति नहीं है, और अनुमति लेना है तो पूर्व अनुमति प्रशासन से है ना लेना होगा, तो कम लोगों के साथ ही है ना वो भी है ना कर पाएंगे। सर दशहरा में जैसे क्या कार्यक्रम जो रावण दहन होते हैं या चल समारोह हो गया, गरबा डांडिया हो गया, तो इन पे क्या चीज़ है? तो गरबा इस प्रकार का प्रोग्राम का है ना बिल्कुल है ना अभी अनुमति नहीं है। गरबा डांस का है ना पूर्ण रूप से ना प्रतिबंधित किया गया है, और है ना कोई भी आयोजन करना है उसके पूर्व से ना प्रशासन के पास लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। तो इसको हम लोग है ना सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनुमति। केंद्र सरकार द्वारा बिल लाया गया, जिसके बाद लगातार कांग्रेस और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। जहां एक और सरकार इस बिल के हजारों लाभ बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे निजीकरण का नाम दे रही है। वो विरोध में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान रीढ़ की हड्डी है, जिसे मोदी सरकार तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसका विरोध करने 5 अक्टूबर को बापू भवन से जिले के पंचायत स्तर तक पूरे जिले में किसान मजदूर सत्याग्रह यात्रा किया जाएगा। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। आज देश आज़ादी के बाद सबसे विषम परिस्थिति में है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। पूरे देश में किसान आज आंदोलित है। नए कृषि बिल फार्म 2020 बिल जो ये सरकार लेकर के आई है, उसमें पूरी तरह से किसानों को और उनकी उपज को निजीकरण या निजी कंपनियों के हाथों में देने का की एक कवायद इस सरकार ने शुरू कर दी है। सबसे ज़्यादा डराने वाली जो बात है वो इस बिल में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ना होना है। ये वो सरकार है जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन असलियत में ये उनसे MSP भी छीन लेना चाहती है और उनको साहूकारों के हाथों में फेंक देना चाहती है। दोबारा इस देश में एक सत्याग्रह की आवश्यकता है। मैंने पहले भी पत्रकारों के माध्यम से, आप सबके माध्यम से ये बताया था कि मैं पूरे ज़िले में एक यात्रा निकालूंगा और ज़रूरत पड़ी तो पूरे विंध्य में निकालूंगा। हम लोग उस यात्रा का खाका तैयार कर रहे हैं। हमने उसकी डेट निर्धारित कर दी है। मैं सर्वप्रथम बापू की समाधि में जाऊंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा, और आशीर्वाद लेने के बाद आने वाली 5 तारीख से पूरे ज़िले में मैं और सारी पार्टी किसानों के साथ मिल करके किसान मजदूर सत्याग्रह यात्रा पूरे ज़िले में 5 अक्टूबर से निकालेंगे। यात्रा पूरे ज़िले में जाएगी। अभी उसकी रूपरेखा आ रही है। 2 तारीख तक आप लोगों को इसके स्पॉट्स और कहां से कहां तक यात्रा जाएगी ये सब मिल जाएगा। आकाश लोक, पाताल लोक और भूलोक, इसे आपने या तो साहित्य की किताबों में पढ़ा होगा या फिर भक्तिमय धारावाहिकों में देखा होगा और सुना होगा, परंतु रीवा रियासत के महाराजा वेंकटरमण सिंह जी ने हूबहू इसी परिकल्पना से रीवा रियासत के लिए भवन का निर्माण कराया। सिटी न्यूज़ 1 की परिक्रमा कार्यक्रम अंतर्गत आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे ही भवन से जिसका नाम है वेंकट भवन। इस भवन में पाताल लोक की परिकल्पना से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सुरंग बनाई गई। भूलोक में रियासत के लिए व्यवस्था और आकाश लोक में सूरज की रोशनी से टिमटिमाते तारों पर खुद के बैठने की व्यवस्था।
वर्ष 1895-96 के दरमियान रीवा रियासत में अकाल पड़ गया, जिसके बाद रियासत की प्रजा काम की तलाश में पलायन करने लगी, जिससे देख अपनी प्रजा को रोजगार देने एवं भरण पोषण को देखते हुए तत्कालीन महाराजा वेंकटरमण सिंह जूदेव ने भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया और भूख और बेरोजगारी से पलायन कर रही प्रजा को काम दिया, जिस पर प्रजा ने अपने राजा की उदारता देख मन लगाकर भवन के निर्माण में जुट गए। रीवा के हृदय स्थली में 125 वर्षों पुराना एक भवन स्थित है, जिसे तत्कालीन महाराजा वेंकटरमण सिंह ने अपनी प्रजा को रोजगार देने के उद्देश्य से बनवाया था तथा इस भवन में कई गुप्त रास्ते बनाए गए थे, जिससे संकट की घड़ी में पार पाया जा सके। इसी स्थान पर गुप्त मंत्राएं भी की जा सकें, जिसमें रीवा के कारीगरों ने खुद से नक्काशी भी की और कई प्रकार की कलाओं को दीवार पर उकेरा था। इस भवन के निर्माण को लेकर महाराजा वेंकटरमण सिंह ने इंग्लैंड से आए इंजीनियर हैरिस से नक्शा बनवाने का काम दिया और आकाश लोक, पाताल लोक व भूलोक की परिकल्पना कर इस भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया। इस भवन के निर्माण कार्य में करीब 1000 से अधिक मजदूरों ने काम किया। इसके साथ ही रीवा स्थित बिछिया निवासी मोहम्मद खान को मुख्य शिल्पकार नियुक्त किया गया। साथ ही साथ अन्य सैकड़ों शिल्पकारों की मदद से महल की खूबसूरती बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया गया। शिल्पकारों की कलाकारी इस कदर पत्थरों पर की गई कि नक्काशी देख पर्यटक अपनी उंगली चबाने को मजबूर हो जाएं। रीवा में ऐसे बहुत से कारीगर थे जो पत्थरों में शिल्पकारी और नक्काशी करने में काफ़ी माहिर थे, लेकिन भवन की सुंदरता और ज़्यादा निखारने के लिए कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए जोधपुर, आगरा और जयपुर से शिल्पकारों को बुलाया गया। वेंकट भवन के भूतल में कई कक्ष हैं। इसके साथ ही इमारत के दूसरे और ऊपरी तल में 4 कक्ष हैं। भवन की दूसरी मंजिल के बाहरी हिस्से से लगे खूबसूरत वर्क को महाराजा वेंकटरमण सिंह ने इंग्लैंड से मंगवाया था। इसके साथ ही इस भवन के नीचे 3 लंबी सुरंगों का भी निर्माण कराया गया था और सुरंग के मध्य में ही एक भव्य स्नानागार भी है, जहां आपातकाल की स्थिति में या फिर यूं कहें कि हमले की स्थिति में इस स्नानागार को एक सभा कक्ष के रूप में बदला जा सकता था। आइए जानते हैं इतिहासकार असद खान से। दरअसल इस वेंकट भवन के निर्माण में महाराजा वेंकटरमण सिंह जूदेव ने अपने रियासत की रियाया को काम देने के वास्ते इसका काम शुरू करवाया था। दरअसल 1895-96 में रीवा राज्य में अकाल पड़ गया और यहाँ की रियाया जो गरीब वर्ग था, मध्यवर्गीय परिवार था, ये कामकाज के वास्ते ये रियासत के बाहर जाने लगे। जब महाराजा वेंकटरमण सिंह जूदेव को मालूम हुआ कि उनकी रियाया राज्य से पलायन कर रही है, तो उन्होंने अपने रियाया को वेंकट बटालियन के मैदान में बुलाया और कहा कि आप लोग रीवा राज्य के बाहर मत जाइए, आपको हम काम देंगे और आपके काम के वास्ते एक हम बड़ा भवन बनवाएंगे, इमारत बनवाएंगे, जिसमें आप सब उसमें काम करेंगे। चुनांचे रीवा राज्य का जो इंजीनियर था उसका नाम हैरिसन ये वो इंजीनियर है जो इंग्लैंड का था और रीवा की कलेक्ट्रेट, जो पुराना कलेक्ट्रेट है, उसकी डिज़ाइन और ड्राइंग उसने किया था। रीवा जेल की ड्राइंग डिज़ाइन भी उसने किया था। उसी की निगरानी में दोनों इमारतें बनी थी। तो हैरिसन को यह नक्शा तैयार करवाया और रीवा राज्य के जो PWD विभाग था उसके मुख्य शिल्पकार मोहम्मद खां को इस भवन का मुख्य शिल्पकार नियुक्त किया गया। इसमें हज़ारों के तादाद में इसमें रेजा मजदूर लगे और सैकड़ों इसमें शिल्पकार थे। ये जो भवन बना है वेंकट भवन, ये 1896-97 से इसका काम शुरू हुआ, निर्माण कार्य जो था, और 1907 में बन के तैयार हुआ। ये जो गोलाकार ये भवन है, इसका जो मुख्य स्ट्रक्चर है, इसकी जो मुख्य इमारत है, ये गोलाकार हाउस में बनी हुई है। इसका पूरा स्ट्रक्चर गोलाकार हाउस में खड़ी हुई है और इस भवन को आकाश लोक, पाताल लोक और भूलोक के परिकल्पना के आधार पर बनाया गया। यद्यपि महाराजा वेंकटरमण सिंह जूदेव पूरी फौजी तरबियत और तालीम के महाराजा थे, लेकिन यहाँ पर 1640 में पहाड़ सिंह बुंदेला द्वारा यहाँ 1640 में पहाड़ सिंह बुंदेला द्वारा हमला किया गया। 1726 में महाराजा छत्रसाल के लड़के हृदय शाह बुंदेला ने यहाँ पर हमला किया और 1796 में जो नैकाई युद्ध रीवा में हुई है, वो अली बहादुर जो पेशवा ज़्यादा था उसकी सेना यहाँ पर हमला की। तो इन हमलों के मद्देनज़र महाराजा वेंकटरमण सिंह जूदेव ने
एक जो ये भवन के साथ साथ एक सुरंगें तामीर करवाई। एक सुरंग इसकी जो है 143 फुट लंबी और 12 फीट चौड़ी और लगभग 12 फीट ऊंची है। दूसरी सुरंग भी एक अमरा कोठी हो जाती है। ये अमरा कोठी वो इमारत है जिसमें महाराजा वेंकटरमन जूदेव का बाल्यकाल बीता और वहीं पे उन्होंने अपने साथियों के साथ अध्ययन किया। उनकी माता महारानी शिवदान कुमरी उसी महल में रहती थी। जो एक तीसरी सुरंग इसकी जो जाती है वो बानकी विभाग के पास एक बावली है, उस बावली तक जाती है। और इसका जो मुख्य भवन है इसमें एक स्नानागार है जो महारानियों के लिए स्नानागार बनाया गया था। उस स्नानागार में एक प्लेटफार्म है जो 9 फीट 6 इंच ऊंचा, और उस 9 फीट 6 इंच ऊंचे प्लेटफार्म में जाने के लिए 17 फीट 3 इंच लंबी एक ब्रिज है और वो 3 फीट चौड़ी है। उससे आप उसके मुख्य प्लेटफार्म में पहुंच सकते हैं। और इसके सुरंग के मध्य में एक स्नानागार है जिसमें पानी डालने और पानी लिफ्टिंग करने का उस ज़माने का सिस्टम बना हुआ है। उस स्नानागार में संकट के दिनों में अगर आप चाहें उस दौर में इसलिए बनाया गया था कि अगर जंग हो, उस हालात में हमको गोपनीय मीटिंग करना पड़े तो उस स्नानागार को हम सभागार में तब्दील कर दें। तो उसको पानी फेंकने के लिए उसका लिफ्टिंग सिस्टम था जो लिफ्ट के द्वारा लिफ्ट करके पानी फेंका जाता था बाहर। और इन सुरंगों में इनके अंदर बेहद ठंडक रहती है। गर्मियों के दिनों में भी आपको वातानुकूलित बिल्कुल ठंडक रहेगी। और इस तरह से जो इसकी जो आज भी जो सुरक्षित सुरंग है वो मध्य भारत में या मैं कहूँगा भारतवर्ष में इतनी सुरक्षित, इतनी लंबी सुरंगें सुरक्षित नहीं हैं। नक्काशी का काम आपके परिजनों ने किया सर? ये जो पत्थर के जो नक्काशी है इसमें बेहद माहिर लोग थे। पत्थर में जालियाँ तलाशना, फूल पत्ती तराशना और बारीक से बारीक, पेचीदा से पेचीदा नक्काशी करना यहाँ के शिल्पकारों में महारत हासिल थी। उन शिल्पकारों में जो प्रमुख शिल्पकार थे मोहम्मद खां, दीन मोहम्मद, उस्मान खां, सुलेमान खां, सुभान अली, जयराम कहार, ये उस ज़माने के उस दौर के बहुत ही मशहूर शिल्पकार थे। बाकी दिगर शिल्पकार इसमें सैकड़ों लोग लगे हुए थे। इसमें जो स्टीको और इनले का जो काम हुआ है वो रीवा के शिल्पकार वो नहीं जानते थे। तो महाराजा वेंकटरमन जूदेव ने स्टीको और इनले का काम करने के लिए जयपुर, जोधपुर और आगरा से शिल्पकार मंगाए थे। यहाँ के जो इसमें मसाला जो प्रयुक्त हुआ है, इसमें जो मसाला इस्तेमाल हुआ है उसमें गुड़, बेल, उड़द की दाल, सन, कत्था, इनको और चूना सुर्खी, इन चीज़ों को 21 दिन एक चाहड़ी में सड़ाया जाता था। 21 दिन बाद उसमें बैल की जोड़ी से 365 चक्कर घुमा के उसको पिरोया जाता था, तब वो मसाला तैयार होता था। तो वो मसाला यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। और इसके जो दीवारों में जो आपको ये बादामी रंग की या सफ़ेद रंग की जो आपको प्लास्टर दिख रहा है, ये शीप और मार्बल के डस्ट से तैयार किया गया था। ये इसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। और इसकी घिसाई नारियल से हुई थी। और ढाका के मलमल जो कपड़ा होता था बेहद मुलायम नरम होता था, उससे घिसाई की गई थी। और कई दीवारों में आज भी अपना आप चेहरा देख सकते हैं। लेकिन ये उस दौर में आज से 110 साल पहले या आज से 50 साल पहले इसकी बेहद चमक थी और मध्य भारत का ये बहुत ही ग्रैंड इमारत थी। आकाश, पाताल और भूलोक की परिकल्पना के आधार पर बनाया गया यह भवन मध्य भारत के प्रमुख भवनों में से एक है। लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते इसका अस्तित्व अब खतरे में है। वर्तमान समय में इस भवन के अंदर जिला पुरातत्व संग्रहालय स्थापित किया गया और भवन के प्रवेश द्वार पर 10वीं एवं 11वीं शताब्दी के करचुली कालीन सैकड़ों दुर्लभ प्रतिमाएं स्थापित हैं। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। सिंगल क्लिक से जिले के 20,000 किसानों के खाते में मुख्यमंत्री शिवराज ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि की जारी। कोरोना संक्रमण की मार से सहमे मूर्तिकार, अत्याधुनिक कारीगरी और खूबसूरत शिल्पकारी का अनुपम उदाहरण है रीवा का वेंकट भवन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।